गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास के अंतर्गत हम विद्यालय भवन से संबंधित कुछ आवश्यकताएं थी, इसके संदर्भ में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। दोस्तों, अध्ययन के कार्य को जारी रखते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम विद्यालय के अंदर अन्य जो भौतिक संसाधन है उसके ऊपर अपन दृष्टि डालेंगे और उनके संदर्भ में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अध्ययन के इसी क्रम में अगला हमारा कंटेंट है फर्नीचर। विद्यालय के भौतिक संसाधनों में फर्नीचर का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। फर्नीचर विद्यार्थियों को शिक्षण में सुगमता प्रदान करता है और हम जानते हैं कि कई विद्यालय ऐसे हैं जिनके अंदर पहले बच्चों के बैठने के लिए दरी पट्टियों की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन आज के इस युग के अंदर करीब प्रत्येक विद्यालय के अंदर बालक एवं बालिकाओं के बैठने के लिए डेस्क, चेयर आदि की व्यवस्था है। तो इन संसाधनों का भी शिक्षण के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है और इनके समुचित प्रबंधन के ऊपर भी ध्यान देना परम आवश्यक है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में मेज एवं कुर्सियों की व्यवस्था होनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो, यदि बालकों के लिए अलग अलग चेयर एवं टेबल की व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से बालकों को शिक्षण के कार्य में बहुत ही सुगमता एवं सहयोग प्रदान उनको होगा, यानी कि वो आसानी से शिक्षण का कार्य कर सकेंगे। इसके लिए हमें विद्यालय के अंदर जो भी भौतिक संसाधन है, फर्नीचर आदि, उनके रख रखाव के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब विद्यालय के अंदर जो कुर्सियाँ आदि होती है तो उनकी कुछ विशेषता होती है, उनके ऊपर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए कि छात्रों के लिए इस प्रकार की कुर्सियों की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें बच्चे बैठे तो उनके पीछे पीठ होनी चाहिए ताकि बालक सीधा बैठ सके, क्योंकि सीधा बैठना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि झुक करके आदि बैठते हैं तो निश्चित रूप से शरीर के अंदर हमारा जो रीढ़ का सिस्टम है उसके अंदर कई प्रकार की विकृतियाँ आती है। तो सीधा स्टैंड बैठने के लिए इस प्रकार की कुर्सियाँ होनी चाहिए। साथ ही कुर्सी पर्याप्त चौड़ी होनी चाहिए उसकी सीट, जिससे बालक हॉरिजेंटल अनुपस्थिति रूप में भी बैठ सके और उनकी टांगे आदि सीधी रह सके। इस प्रकार के फर्नीचर की विद्यालय के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही अच्छी डेस्क की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बालक आसानी से अध्ययन के साथ लेखन से संबंधित जो कार्य हो वो उनको कर सके, यानी कि डेस्क में 15 डिग्री या 45 डिग्री का जो ढलान है आदि है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी डेस्कों का निर्माण करना चाहिए। ज़्यादा मैं फर्नीचर के ऊपर आप और सब जानते हैं, ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। जो चीज़ मैंने आपको बताई है इस प्रकार की चीज़ें विद्यालय के अंदर ज़रूरी है और आप भी एक अध्यापक होने के नाते बालकों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था के लिए प्रयास करना भी बहुत ज़रूरी है। अगला हमारा बौद्धिक संसाधनों के अंदर आता है शैक्षिक उपकरण। शैक्षिक उपकरणों से हमारा आशय है कि शिक्षण के अंतर्गत जो उपकरण ऐसे हैं जो सहायता करते हैं उनको शैक्षिक उपकरणों के नाम से जाना जाता है। एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट उनको कहते हैं। विद्यालय में फर्नीचर के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक महत्व की सामग्री में शैक्षिक उपकरणों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अंतर्गत हम शैक्षिक उपकरणों में ले सकते हैं जैसे कि श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड। अब श्यामपट्ट शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण एक सहायक उपकरण है और बालकों को जो अधिगम सामग्री है, एक अध्यापक उसको समझाने के लिए श्यामपट्ट का उपयोग करता है। तो शिक्षक का यदि कक्षा के अंदर यदि सच्चा मित्र यदि किसको कहें तो वो श्यामपट्ट होता है, जिसके द्वारा वो बालकों को अपनी शिक्षण अधिगम सामग्री को सरलता से समझा सकते हैं। तो ऐसे श्यामपट्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे तो श्यामपट्ट कई प्रकार के होते हैं, उनके ऊपर भी हम दृष्टि डालते हैं। नंबर 1, दीवार श्यामपट्ट। दीवार श्यामपट्ट से हम
हमारा आशय ये है कि ऐसे श्यामपट्ट जो दीवार के अंदर सीमेंट आदि से बनाया जाता है और दीवार के अंदर ही होता है, ऐसे श्यामपट्ट को दीवार श्यामपट्ट कहते हैं। और ऐसे कई विद्यालयों के अंदर दीवार श्यामपट्ट आज भी पाए जाते हैं, जहाँ शिक्षक उनके ऊपर लिख करके बालकों को समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा होता है लपेट श्यामपट्ट, जिसको रोलर ब्लैक बोर्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, आप सब प्रशिक्षण ले रहे हैं और आप जब अपने लेसन प्लानिंग करते हैं और पढ़ाने के लिए आप जाते हैं, तो आप जिस रोलर बोर्ड का उपयोग करते हैं उसको ही रोलर श्यामपट्ट या ब्लैक श्यामपट्ट कहते हैं, लपेट श्यामपट्ट कहते हैं। और इसके अंदर जो नवीन प्रशिक्षणार्थी होता है वो अपने लेसन को समझाने के लिए घर से उसके ऊपर शिक्षण सार या अन्य कोई डायग्राम, चित्र, मानचित्र आदि बना करके लाते हैं। ऐसे श्यामपट्ट को लपेट श्यामपट्ट कहा जाता है। अगला है इंजिल श्यामपट्ट। इंजिल श्यामपट्ट से हमारा तात्पर्य ये है कि यह श्यामपट्ट लकड़ी के तख्ते पर बना होता है और इसे घोड़ी अथवा स्टैंड पर रखा जाता है। इसको आवश्यकता अनुसार किसी भी स्थान पर ले जा सकते हैं और इसे कक्षा के बाहर भी लगा सकते हैं। और इस श्यामपट्ट के ऊपर दोनों तरफ लिखा जाता है। ऐसे श्यामपट्ट को इंजिल श्यामपट्ट कहते हैं। अगला है फ्रेम युक्त दीवार श्यामपट्ट। यह श्यामपट्ट लकड़ी से जड़ा हुआ होता है, चारों तरफ लकड़ी का इसका सपोर्ट होता है और जो दीवार पर हुकों के सहारे टांगा जाता है। इसको फ्रेम युक्त दीवार श्यामपट्ट कहा जाता है। अगला है स्लाइडिंग दीवार श्यामपट्ट। यह श्यामपट्ट घिरनी पर टिका होता है। घिरनी होती है चक्राकार, उसके ऊपर ये टिका रहता है तथा इसके दो लकड़ी के तख्ते होते हैं। इन्हें घिरनी के सहारे आवश्यकता अनुसार ऊपर या नीचे खिसका दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये श्यामपट्ट भी एक शैक्षिक उपकरण के अंदर आता है और वो शिक्षण अधिगम सामग्री को समझाने में शिक्षक की मदद करता है। अगला आता है विज्ञान सामग्री, साइंस मटेरियल। आज के वैज्ञानिक युग में प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान प्रशिक्षण से संबंधित सामग्री होना चाहिए, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान की आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत है। और प्रयोग प्रदर्शन के द्वारा जो ज्ञान बालक अर्जित करता है वो ज्ञान ज़्यादा स्थिर रहता है। इसलिए विज्ञान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए विज्ञान किट भी समय समय पर विभाग द्वारा विद्यालयों को उपलब्ध करवाया जाता है। विज्ञान सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विज्ञान विभाग द्वारा विज्ञान किट्स प्रदान किए जाते हैं। इनको भली भांति रखना जरूरी हो और जब भी आवश्यकता हो उनका उपयोग करते हुए शिक्षण अधिगम सामग्री को समझाने में बालकों के लिए उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से तात्पर्य ये था कि विद्यालयों के अंदर बहुत सारे विद्यालय हमारे देश के अंदर ऐसे थे जहाँ पर आवश्यक मूलभूत सामग्रियाँ नहीं थी। ऐसे विद्यालयों के अंदर शिक्षण से संबंधित आवश्यक मूलभूत सामग्रियाँ सुलभ करवाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चलाया गया और इसके अंतर्गत विद्यालयों को आवश्यक शैक्षिक उपकरण उपलब्ध करवाए गए। आगे हम पढ़ेंगे, अगला हमारा कंटेंट है साज सज्जा। विद्यालय के अंदर साज सज्जा का भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि जितना खूबसूरत खुशनुमा विद्यालय का माहौल होगा, वातावरण होगा, उस एनवायरनमेंट के अंदर जो भी बालक बालिकाएं या कर्मचारी हैं निश्चित रूप से उनको अच्छा सुकूनभरा वातावरण मिलेगा और एक अध्ययन का नवीन वातावरण उनको उपलब्ध होगा। इसलिए विद्यालय बिल्डिंग जितनी सुंदर है, उस विद्यालय बिल्डिंग के साथ साथ विद्यालय के साज सज्जा के ऊपर भी विशेष जोर देना जरूरी है। यानी कि साज सज्जा से हमारा तात्पर्य है कि विद्यालय प्रांगण के अंदर अच्छे छायादार पेड़ हो, साथ ही फूल और फल से संबंधित वृक्षारोपण का कार्यक्रम करना चाहिए और स्थान स्थान पर बच्चों के बैठने के लिए डेस्क की व्यवस्था हो, साथ ही बगीचों की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि अवकाश के समय में बालक वहाँ पर बैठ करके आराम से अपना समय व्यतीत कर सके। साथ ही ऐसा यदि विद्यालय का वातावरण बालक को मिलेगा तो निश्चित रूप से उस विद्यालय के अंदर एक अच्छा शैक्षिक वातावरण का निर्माण होगा और बालकों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके लिए बागवानी और फल फूल से संबंधित पेड़ पौधे आदि के ऊपर भी जोर देना चाहिए। अगला हम पढ़ेंगे पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर। आपको मैंने बताया था कि विद्यालय के अंदर पेयजल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव शरीर में 70% जल की मात्रा होती है और यदि बच्चों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, अच्छा
पानी नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से बालक कई बीमारियों से ग्रसित होंगे। इसलिए विद्यालय के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने भी विद्यालय के अंदर शुद्ध पेयजल के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा शुद्ध पेयजल, चाहे नलकूप का निर्माण किया जाए या कुओं या बावड़ी या हैंडपंप आदि के द्वारा शुद्ध पेयजल बालकों को उपलब्ध करवाया जाए, इसके लिए समुचित व्यवस्था की गई है। और यदि शुद्ध पेयजल बालकों को उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगला है शौचालय, टॉयलेट्स। इसके संदर्भ में हमने पहले भी बात की थी इस बिंदु के ऊपर कि विद्यालय के अंदर टॉयलेट्स की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और जहाँ तक हो विद्यालय बिल्डिंग से बाहर इनका निर्माण होना चाहिए। यदि फ्लैश युक्त टॉयलेट्स का निर्माण किया जा रहा है तो विद्यालय बिल्डिंग के अंदर भी उनका बनवाया जा सकता है। बाकी विद्यालय बिल्डिंग से कुछ दूरी पर ऐसे टॉयलेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विद्यालय के आसपास किसी भी प्रकार का कोई गंदगी का वातावरण नहीं रहे। और विद्यालय का वातावरण यदि शुद्ध और स्वच्छ रहेगा तो निश्चित रूप से बालक एवं बालिकाओं का अध्ययन के कार्य में अच्छा मन लगेगा और वे अपने शिक्षण के कार्य को अच्छी तरह से कर सकेंगे। इस प्रकार की हमें ज़रूरी है। अगला है प्रयोगशालाएं। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसलिए विद्यालय के अंदर प्रयोगशालाएं या लेबोरेटरीज की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बालक अपने विषय से संबंधित प्रयोगात्मक कार्य करके अपने ज्ञान का अभिवर्धन कर सके। ऐसे अच्छे लेबोरेटरीज की व्यवस्था भी एक विद्यालय के अंदर होनी चाहिए। अगला है कार्यालय, ऑफिस। क्योंकि विद्यालय को समुचित रूप से चलाने के लिए ऑफिस का निर्माण ज़रूरी है, तो कार्यालय हमेशा प्रधानाध्यापक कक्ष से अटैच होना चाहिए और उस कार्यालय के अंदर कर्मचारी के बैठने आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो। साथ ही रिकॉर्ड्स रखने के लिए समुचित रूप से अलमारी आदि की व्यवस्था हो। इस प्रकार की व्यवस्था भी एक विद्यालय के अंदर होना चाहिए ताकि इन भौतिक संसाधनों के द्वारा विद्यालय समुचित रूप से या सही दिशा के अंदर कार्य कर सके और वहाँ पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। इस प्रकार से दोस्तों, विद्यालय के अंदर जो भौतिक संसाधन है, कौन कौन से भौतिक संसाधन होते हैं, वैसे आप और हमसे छिपा हुआ नहीं है, वो हम जानते हैं, लेकिन उनके संदर्भ में भी जानकारी डालना ज़रूरी था क्योंकि ये अपने अध्ययन का विषय था, पाठ्यक्रम के सिलेबस के अंदर संबंधित था। तो संक्षेप में इसके ऊपर मैंने अपने विचार व्यक्त किए। अगली क्लास के अंदर जब भी मिलेंगे हम नए कंटेंट के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।